नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा नौकरियों पर एक के बाद एक झूठ बोलकर आप युवाओं के जले पर छिड़क रहे हैं नमक। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम की गई तो होगा पुरजोर विरोध, कांग्रेस का बयान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की होगी SIT जांच, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसको लेकर सुनवाई। खबर में आगे आपको बताएंगे कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति देश को बताए सरकार, गोंडा रेल हादसे पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। और खबर में आगे बताएंगे कि दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश, लोकतंत्र पर हमला, इसे वापस लिया जाए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के आदेश पर उठाए सवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर विपक्ष बेहद मजबूत हो चुका है और अब हर चीज के लिए भाजपा की जवाबदेही तय होगी, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा नौकरियों पर एक के बाद एक झूठ बोलकर आप युवाओं के जले पर छिड़क रहे हैं नमक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी, नौकरियों पर एक के बाद एक झूठ बोलकर आप युवाओं के जले पर नमक छिड़क रहे हैं और इसी वजह से हम RBI की संदिग्ध आंकड़ों के संबंध में आपसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि पहला सवाल कि ऐसा क्यों है कि आपने 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियों का वादा करके 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन ली। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2012 और 19 के बीच में रोजगार में 2 करोड़ की वृद्धि हुई, पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है कि यह वृद्धि केवल 2 लाख है, बल्कि दोनों ही रिपोर्टों का मुख्य स्रोत सरकारी PLFS सर्वे ही है। तो फिर सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं कि सरकार PLFS डाटा के मुताबिक जिसके स्रोत का RBI हवाला दे रहा है उसमें 37% कामकाजी महिलाएं अनपेड है और ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा 43% के भयावह स्तर पर है। क्या यह सही नहीं है कि सरकार के ही एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज के अनुसार नोटबंदी, GST और कोविड-19 के 3 गुने प्रभाव के कारण अनौपचारिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7 वर्षों में 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ तगड़े सवाल कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए हैं और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला गया है और कहा है कि नौकरियों पर एक के बाद एक झूठ बोलकर आप युवाओं के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम की गई तो होगा पुरजोर विरोध, कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 55 साल पूरे होने पर शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को कमजोर करने के किसी भी कदम का संसद और बाहर दोनों जगह पुरजोर विरोध किया जाएगा। वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। रमेश ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया कि आज ही के दिन 55 साल पहले इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णायक कदम उठाकर भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया था। उन्होंने कहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण देने के मामले में गहरा प्रभाव पड़ा। रमेश ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सार्वजनिक बैठक के बैंकिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर विलय हुए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक का हिस्सा बना दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इन विलयों की अपनी स्पष्ट चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें मोटे तौर पर केवल इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। रमेश के अनुसार वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में उस स्थिति को कमजोर करने के किसी भी कदम का संसद में और बाहर दोनों जगह जोरदार विरोध किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए। अगर कम हुई तो कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की होगी SIT जांच, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसको लेकर सुनवाई। जी दोस्तों, चुनावी बॉन्ड योजना मामले में SIT की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड योजना में सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच किए जाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। चुनावी बॉन्ड चंदे के माध्यम से कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित
क्विड प्रो क्यो यानी बदले में व्यवस्था की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि CPIL द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों, कॉर्पोरेट्स, लोक सेवकों और सरकार के तहत काम करने वाले अन्य लोगों के बीच पारस्परिक लाभ की स्थिति व्यवस्था का संकेत देता है और घोटाले के आकार को 16,500 करोड़ के आंकड़े से नहीं आंका जाना चाहिए, जो कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले सभी राजनीतिक दलों द्वारा एकत्र किया गया धन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति देश को बताए सरकार, गोंडा रेल हादसे पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अपनी रणनीति देश के समक्ष रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के 8 डिब्बे मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच से उतर गए। इस घटना में 3 यात्रियों की मौत हो गई तथा 30 अन्य घायल हो गए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से कई यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं और सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश, लोकतंत्र पर हमला, इसे वापस लिया जाए, प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों के नाम लिखने का आदेश विभाजनकारी तथा संवैधानिक एवं लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए और इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। विपक्षी दल इस आदेश को समुदाय विशेष के व्यापारियों को निशाना बनाने के लिए प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिक के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। उन्होंने कहा कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों के नाम लिखने का आदेश विभाजनकारी तथा संविधान एवं लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि आदेश वापस लिया जाना चाहिए और इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम हुड्डा का अमित शाह को जवाब, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान से भाजपा मुश्किल में, कांग्रेस बहस को तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान से भाजपा परेशानी में है क्योंकि भाजपा ने काम कराया ही नहीं है, इसीलिए कोई जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मंच से कांग्रेस से हिसाब मांगा था। केंद्रीय मंत्री को यह पता करना चाहिए था कि ये यूनिवर्सिटी किसके कार्यकाल में बनी, किसने नींव रखी थी। हुड्डा शुक्रवार को डी पार्क स्थित आवास पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। हुड्डा ने कहा कि विकास मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, नौकरियां व निवेश है। भाजपा ने 10 साल के कार्यकाल में कोई कदम नहीं उठाया और उल्टा महम में मंजूर हवाई अड्डा व सोनीपत में मंजूर रेल कोच फैक्ट्री यूपी भेज दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव के बाद अब लालू यादव ने सब्जियों के रेट लिस्ट जारी किए और पूछे कई सवाल। जी दोस्तों, भारी बारिश और बाढ़ से इस समय देश के कई राज्य काफ़ी प्रभावित हैं और इसका असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू प्याज जहां 50 रुपये किलो पार कर गए हैं तो वहीं टमाटर ने शतक मार दिया है। सब्जी की बढ़ती कीमतों पर राजद सुप्रीमो लालू यादव लगातार प्रदेश और देश की एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। सब्जी के दामों पर सरकार को घेरते हुए लालू यादव ने पूछा कि क्या कोई सब्जी 50 रुपये किलो से कम है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी सब्जियों की महंगाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश
की थी। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या आपके यहाँ भी प्याज 60 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, लौकी 65 रुपये किलो, परवल 75 रुपये किलो, भिंडी 65 रुपये किलो, टमाटर 140 रुपये किलो है? क्या कोई सब्जी 50 रुपये किलो से कम है? इससे पहले तेजस्वी यादव ने सब्जी की बढ़ती कीमतों पर कहा था कि पटना में आलू ही 40-45 रुपये किलो बिक रहा है। सरकार की करता धरता महंगाई पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है और फिर किस बात की डबल इंजन की सरकार। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के सहयोगियों को नहीं भा रहा है योगी सरकार का आदेश। जेडीयू के बाद अब आरएलडी ने भी उठा दिए इसको लेकर सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने और मालिकों का नाम लिखने के आदेश को लेकर सियासत जारी है। योगी सरकार का ये आदेश भाजपा के सहयोगियों को भी रास नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू पहले ही सवाल खड़ा कर चुकी है। अब जयंत चौधरी के आरएलडी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार के आदेश पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि गांधी जी, चौधरी चरण सिंह और अन्य महानुभावों ने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात कही है। अब नेता राजनीति में धर्म और जाति को आगे बढ़ा रहे हैं। एएनआई के मुताबिक त्रिलोक त्यागी ने कहा है कि मुझे लगता है कि कार्रवाई सही नहीं है। आप सड़क पर ठेलों पर किसी से अपना नाम क्यों लिखवाते हैं? उन्हें काम करने का अधिकार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये परंपरा बिल्कुल गलत है। ये ग्राहक पर निर्भर है, वो जहां चाहे वहां से खरीदारी कर सकते हैं। मैं राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या शराब पीने से आप धार्मिक रूप से भ्रष्ट नहीं हो जाते? क्या ऐसा तभी होता है जब आप मांस खाते हैं? तो फिर शराब पर रोक क्यों नहीं है? वो शराब के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि व्यापार करने वालों की सांठगांठ है। ये ताकतवर लोगों का खेल है। ये छोटी छोटी दुकानें गरीबों द्वारा लगाई जाती हैं तो आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। मैं मांग करूंगा कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जायज़ मांग उठाई गई है। क्या मांस खाने से ही धर्म भ्रष्ट होगा या शराब पीने से भी धर्म भ्रष्ट होगा? और अगर शराब पीने से भी धर्म भ्रष्ट होगा तो आखिरकार सिर्फ मांस और मछली की दुकानें ही बंद क्यों हैं? शराब के ठेके बंद क्यों नहीं हैं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन खत्म, किसान करेंगे दिल्ली कूच। 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाई कोर्ट के आदेश की डेडलाइन खत्म हो रही है और अभी तक बॉर्डर को खोलने की कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वो शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है और ये ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर हुए नवदीप जलबेड़ा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव का फैसला टाल दिया है। और डल्लेवाल ने बताया कि उनके पास 6 महीने का राशन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर रास्ते में कहीं भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो वहीं पर धरना शुरू कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की ही होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुनाह के तहत सजा मिलनी चाहिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाथरस वाले बाबा के खिलाफ कर दी एक्शन की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाथरस हादसे को लेकर बयान दिया है और कहा है कि चरण रज के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया और इस तरह के अंधविश्वासों में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह का भ्रम फैलाने को मैं गुनाह की श्रेणी देती हूं और यहाँ पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि हाथरस में एक घटना हुई, ये सभी को पता है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन इसके अलावा जब हम शिक्षा देने की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि हमें लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं हो। जब कोई कहता है मेरे चरण रज को धारण करो और इसे अपने सिर से लगाओ, तुम्हारे सारे दर्द और कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। क्या वास्तव में ऐसा होता है? और उन्होंने कहा कि भगवान सुदर्शन चक्र ऐसे लोगों को दिखाते थे जो अन्याय करते थे, वो भी उन्होंने ऐसा केवल 3 बार ही किया। पटेल ने कहा कि अंधविश्वास का प्रदर्शन और अनुयायियों के सामने ऐसी बातें कहना ये भी एक गुनाह है। मेरा मानना है कि गुनाह के तहत उसको भी सज़ा होनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये घटना देखी, टीवी चैनल पर भी 4-5 दिन वही दिखा रहे थे,
जैसे लगता था इसके अलावा पूरे भारत और विश्व में कोई कार्यक्रम ही नहीं था। पटेल ने कहा कि हम लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास को लेकर जो लोग ऐसी साजिशें कर रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में उपचुनाव से पहले पूर्वांचल में लगेगा बीजेपी को झटका, विधायक हो सकते हैं दूसरी पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के सियासी बवंडर में गोरखपुर के कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने जिस शख्स पर 1 करोड़ रुपए चंदा जुटाकर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, उसने खुद को योगी सेवक बताया है। उन्होंने गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खुद की सुरक्षा की गुहार क्या लगाई। यूपी ही नहीं, देश की सियासत में भूचाल आ गया। वहीं आरोपों से घिरे शख्स ने वीडियो जारी कर फतेह बहादुर सिंह पर सपा के साथ मिले होने का आरोप लगाकर मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के 2 सांसद होंगे टीएमसी में शामिल, कुणाल घोष के दावे से बंगाल में मची हलचल। जी हां दोस्तों, टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष के दावे ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के 2 सांसद 21 जुलाई को टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भाजपा के 2 सांसदों ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाली शहीद दिवस समारोह के दौरान में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार ने भाजपा से जुदा होने के लिए तैयार कर ली है कई आधार। सीएम विद के तो बीजेपी पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के सीएम रह चुके लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों ये कहकर बिहार में सियासी बवाल मचा दिया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि वो लोग चाहते हैं कि बनी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार चले, पर ऐसा दिखता नहीं है। इस बीच भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिस सच में भाजपा के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। हालांकि बिना किसी तिकड़म के इन फैसलों के सहारे नीतीश का भाजपा से अलग होना असंभव दिखता है, पर राजनीति जिस दौर में दिख रही है उसमें ऐसी कोई परिघटना हो जाए तो आश्चर्य की बात भी नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ सकती है मुश्किलें, अनुच्छेद 361 की समीक्षा को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, निष्पक्ष चुनाव होते तो नरेंद्र मोदी की बनारस में जमानत जब्त हो जाती, पंडित देवेंद्र पांडे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पंडित देवेंद्र पांडे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। पांडे का कहना है कि यदि निष्पक्ष चुनाव होते तो नरेंद्र मोदी की बनारस में जमानत जब्त हो जाती और उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पंडित पांडे का दावा है कि बनारस के लोग अब नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं और उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बनारस के लोग उन पर गालियां फेंक रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि उनकी लोकप्रियता अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। पांडे के अनुसार मोदी सरकार ने कई वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, जिससे जनता में असंतोष फैला है। पंडित देवेंद्र पांडे ने अपने बयान में यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक असमानता बढ़ी है और गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पांडे का कहना है कि इन नीतियों के चलते जनता में मोदी के प्रति असंतोष बढ़ता गया है। पंडित पांडे ने अपने बयान में यहां भी दावा किया है कि मोदी के अंदर भी अब असंतोष बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अब मोदी से नाखुश हैं और पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं हैं। पांडे के अनुसार बीजेपी में आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है, जो आने वाले चुनावों में पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंसान पहले सुपरमैन बनना चाहता है फिर भगवान, मोहन भागवत के इस बयान को जयराम रमेश ने बताया अग्नि मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बयान दिया है जिसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि आत्म विकास करते समय एक मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है और इसके बाद वो देवता यानी भगवान बनना चाहता है। अब इस बयान को जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर अग्नि मिसाइल का हमला बताया है। दरअसल झारखंड के गुमला में विकास भारती द्वारा आयोजित की गई
ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि लोगों को मानव जाति के कल्याण के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विकास और मानव महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। आरएसएस चीफ ने बड़ा बयान दिया, जिसे विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर सांकेतिक हमला बता दिया। उन्होंने कहा कि एक मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। इसके बाद उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो बड़ा भगवान है, और फिर वो भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भगवान कहता है कि वो तो विश्व रूप हैं, तो वो विश्व रूप बनना चाहता है। वहाँ भी कुछ है क्या रुकने की जगह, ये कोई नहीं जानता, लेकिन विकास का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।